हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज से हम एमपी प्राइमरी टीचर के हर रोज़ पेपर एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की 5 मार्च के पहले दिन का वीडियो का एनालिसिस। अबाउट मी, तो माई सेल्फ अरविंद यादव और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में हम एमपी प्राइमरी टीचर के रोज़ डेली वाइज डिस्कशन करेंगे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आप अपने क्वेश्चन इस पर भेज सकते हैं और जो एग्ज़ाम देने के बाद इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेज के और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुपों से कनेक्टेड है और आपके द्वारा या मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आप उनको सेंड करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम किस डेट को पड़ता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। तो आज के दिन जो 5 मार्च को एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और यह किस आर्टिकल के संविधान में ये बात होती है, तो आर्टिकल 108 नंबर के आर्टिकल से इसमें बात होती है। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 नंबर के आर्टिकल में होती है और लोकसभा का अध्यक्ष इन दोनों बैठकों की आहूत करता है। उसके अलावा लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। वहीं राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संसद और तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। उसके अलावा आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध म्यूनसिपालिटी से होता है और म्यूनसिपालिटी आती है शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए। तो 74वें नंबर के आर्टिकल में ये आता है। उसके अलावा 73वें नंबर के आर्टिकल में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आता है। और ये संविधान के कौन सा नंबर के आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 40 में आता है। उसके बाद किस गैस से वर्षा में पानी घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं SO2। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है। और वाहनों में जो कि पूरे तरह से नहीं जल पाने के कारण CO2 गैस होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 होता है। तो इस तरह से तो इस क्वेश्चन का किस गैस के के पानी में घुलने से वर्षा तथा पानी अम्लीय हो जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। उसके अलावा अमेरिका से फंडामेंटल राइट की बात की गई है। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी जो कि USSR से लिया गया है। उसके अलावा संविधान में 395 जब बना था तो 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 चैप्टर थे। 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 चैप्टर थे। और संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो 105 संशोधन किए जा चुके हैं। और संविधान में 101 नंबर का अमेंडमेंट किस चीज़ पर है, तो ये GST पर है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर। उसके अलावा संविधान में मनी बिल बजट का प्रावधान कौन से नंबर पर आर्टिकल में है, तो 112 नंबर के आर्टिकल में है। उसके अलावा संविधान में इलेक्शन का प्रावधान कौन से नंबर पर आर्टिकल पर है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना के लिए तो 324 नंबर के आर्टिकल पर इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात की गई है। उसके अलावा संविधान में 326 नंबर का आर्टिकल इलेक्शन राइट टू वोट की बात की गई है। उसके अलावा संविधान में फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो संविधान में फंडामेंटल राइट 6 हैं। और इनिशियली जब संविधान बना था तो उस समय 7 थे, लेकिन एक हट गया था जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन में। और कौन सा हट गया था, तो संपत्ति का अधिकार। उसके अलावा संविधान में 42वें संशोधन के बारे में अगर बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से भी जाना जाता है। इसमें
इसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था इस संवैधानिक संशोधन में। उसके अलावा आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में विधि का शासक का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये इंग्लैंड से लिया गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे सीडीपी से क्वेश्चन आया था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से कि गिफ्टेड स्टूडेंट आर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी इंडिपेंडेंट टू दियर जजमेंट। उसके अलावा कार्डियल प्रिंसिपल इन लर्नर सेंटर एजुकेशन आर, तो ये डिपेंड करता है लर्निंग इज डूइंग, लर्निंग इज लिविंग, यानी बोथ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होता है इस क्वेश्चन में। उसके अलावा जैसे स्किनर का मॉडल जो चूहे पर डिपेंड करता है, कॉलर के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी डिपेंड करता है। उसके अलावा पावलॉक का मॉडल जो होता है, पावलॉक का मॉडल कुत्ते पर डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर वाटसन के मॉडल की बात करें तो खरगोश पर वाटसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अगर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में जब कुछ पढ़ाया जाए तो या कुछ सीखने को कहा जाए तो इसके बारे में बात की जाती है। उसके अलावा अभिप्रेरण और अधिगम, तो अधिगम शब्द का मतलब होता है अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग सीखने की प्रक्रिया होती है। और अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो वुडवर्ड का है। उसके अलावा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तम सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो इसको किसने कहा था? तो बीएफ स्किनर ने कहा था। उसके अलावा प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह किसका कथन है? तो इसका कथन स्किनर का है। और लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का अभिप्रेरण का परिणाम होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आए हुए थे और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। इट इज ए कैपेसिटी टू एक्वायर द अप्लाई द नॉलेज, तो कैपेसिटी टू एक्वायर द नॉलेज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू लेवल और बुद्धिमत्ता। और हमारे दिमाग कितने तरह के काम करते हैं? तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अधिगम को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? जैसे कि जो नॉलेज में इंडिपेंड करे, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, सीखने में तत्परता यानी रेडीनेस, और अनुभवात्मक अभिपृष्टि यानी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड। इसके अलावा अधिगम पठार यानी प्लेटू ऑफ लर्निंग, अधिक्षमता एप्टीट्यूड यानी बुद्धि की बात करें तो बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस होता है। और टॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों को मानसिक, चारित्रिक और सामुदायिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास के और स्वास्थ्य रखने के लिए प्रशिक्षण का केंद्र होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट होता है अप्लाई टू नॉलेज, यानी बी करेक्ट होता है। और इसके अलावा एडोलेस्केंस इज मेनी एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेंटिजेशन और एनेक्सिटी टू कंसर्न अबाउट द देमसेल्फ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है डी। फिर आता है कि अधिगम क्या है? तो अधिगम व्हाट इज अधिगम? तो परमानेंट चेंज या टेम्पररी चेंज या बोथ ए एंड बी या केवल एक? तो केवल एक, या परमानेंट चेंज। अधिगम मतलब लर्निंग की प्रक्रिया, यानी लर्निंग कंटिन्यूअस ग्रेजुअल लर्निंग की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। उसके अधिगमन कैसी प्रक्रिया? तो विच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो धीमी, तेज, सहज और सतत और कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, सतत या और सिंपल और कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे कब सीखना शुरू करते हैं? तो बच्चे शैशव अवस्था में सीखना शुरू करते हैं और शैशव अवस्था की एज होती है 0 से 2 ईयर। उसके अलावा बाल्य अवस्था की एज होती है 2 से 5। और उसके अलावा जैसे कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते, उसके अलावा हम बात करें जैसे कि एमपी टेट में 5 सब्जेक्टें होती हैं, 5 भागों में डिवाइड होता है, 30 और 150 नंबर का पेपर होता है। जैसे कि हिंदी 2 भाषा और उसके अलावा सीडीपी, और 2 भाषाएं कौन सी होती हैं? तो 2 भाषाएं आप पहली भाषा जैसे हिंदी ले सकते हैं, तो हिंदी में का सिलेबस ये है कि भाषाई समझ और बोधन के लिए 2 पठित पद्यांश
भाषा का सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण सिद्धांत, भाषा के लिए बोलने की भूमिका, और इन सब यह हिंदी का सिलेबस है। तो इसमें 15 मार्क यहाँ से आते हैं और 15 मार्क भाषाई अन्वेषण से। टोटल दोनों मिला के 30 मार्क का पेपर पूछा जाता है। उसी तरह संस्कृत का 15 मार्क भाषाई समझ या अवबोध से आता है। उसके अलावा 15 मार्क भाषाई विकास और निर्धारण से आता है। फिर आते हैं नेशनल पार्क, जो कि हर बार पेपर में आता है। तो जैसे कि राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स, उसके अलावा केवलादेव घटना, रणथंभौर, सरिस्का, उसके बाद गुजरात का बरुंदा, ब्लैक कवाक, गिर, मरीन और कच्छ की घाटी आती है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कौशिक, माधव और पेंच जो कि फेमस है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुकुमाकारा, नेओरा और सिंगदेवी ये फेमस हैं। उसके बाद भारत की प्रमुख झीलें, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डच झील, जानसर झील और रेणुका झील। उसके बाद सूरज ताल, चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में आती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील आती है। मध्य प्रदेश में भोज झील और तवा ओहर झील, दो झीलें फेमस होती है। जैसे ये मध्य प्रदेश का मैप है तो मध्य प्रदेश में भोज झील और तवा ओहर झील फेमस है। उसके अलावा तमिलनाडु में वीरानन झील और चेंबर झील होती है। उसके अलावा केरल में अष्टमुद्री झील और सारष्ट्रकोटा और वेवनाथ झील। गोवा में भी एक झील है। उसके अलावा दीव दमन में भी एक झील है। उसके अलावा गुजरात में नल सरोवर झील फेमस है। महाराष्ट्र में लोनार झील जो कि उल्का पिंड वाली झील है, मीटोरेटिक लेक है लोनार झील। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे मणिपुर में लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो कि चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में होती है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लोकटक झील मणिपुर में है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भारत में नोटों पर छापी गई तस्वीरें, 10 रुपये में कोणार्क के सूर्य के मंदिर का। उसके अलावा 20 रुपये में एलोरा की गुफा, 50 रुपये में हम्पटी का रथ, 100 रुपये में रानी की बावड़ी गुजरात में, 200 में सांची का स्तूप, 500 के नोट में लाल किला दिल्ली में, 2000 पे मंगलयान। तो इस तरह से 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पे ऐसे ये चित्र बनाए गए होते हैं। उसके अलावा आधार नदी का उद्गम कहाँ पर स्थित होता है, तो चेंबर बक्कम झील में। उसके बाद तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो बुलर झील पर। और बुलर झील कहाँ है, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उसके अलावा आपका जिस दिन पेपर होगा आप इस नंबर पर हमें क्वेश्चन अपना सेंड करें। 94 इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन हमें सेंड करते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।